Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Today, we will discuss the next mode through which dissolution can be done. राइट बच्चे, हम चेक कर रहे थे कि एक फॉर्म को किस किस मेथड से हम डिसॉल्व कर सकते हैं एंड टुडे वी विल डू सेक्शन 43. Section 43 tells us how the dissolution of the firm is done, that is by giving the notice in partnership at will. अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तब आप थ्रू नोटिस भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, ये हमें सेक्शन 43 कहता है. सो लेट्स डिस्कस फर्दर व्हाट इट सेज बच्चे. Pay your all attention, and those who want to prepare the notes along with me, they can do so. So here, first of all, when the partnership had completed its term, means पार्टनरशिप कुछ टर्म के लिए जैसे बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल दैट वी विल वर्क टुगेदर फॉर 3 years और 4 years, या हम इस पर्टिकुलर पर्पज को अटेन करने तक पार्टनरशिप में रहेंगे. लेकिन जब वह मोटिव या वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो चुका है, बट स्टिल देन पार्टनर कंटिन्यूज दैट बिजनेस इवन आफ्टर दी दैट कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म, है ना. आपका वो जो टर्म थी वो कंप्लीट हो चुकी है, and even after that expiry of that term you are still continuing that business, then partnership is considered as partnership at will. मतलब अब ये at will है, means अब कोई टाइम पीरियड या फिक्स कोई वो ईयर या कोई अटेन करने के लिए कोई टारगेट नहीं रहा है. अब ये विल के थ्रू चल रही है पार्टनरशिप. जब भी किसी का मन करेगा हटने के लिए वो पार्टनर की तौर पर हट जाएगा. राइट. सो हेयर अगेन बच्चे, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, मैंने आपको एक सेशन में भी समझाया था, that when you have fixed any term or you have fixed any target, and when that is completed, still you are continuing that business even after the expiry of that term, then that partnership is known as partnership at will. और जब भी कोई पार्टनरशिप विल का रूप ले लेती है बच्चे, उसको आप डिसॉल्व किस मेथड से कर सकते हो? बाय नोटिस, बाय गिविंग notice. Okay, next thing what this section says that partnership at will, जो partnership will से होती है, that can be dissolved by any partner giving the notice in the firm. वो firm में अपना notice दे सकता है to all the partners, जो भी partners बच गए हैं of his किस चीज का बचे? अपना अलग होने के डिसीजन का, अपनी इंटेंशन का, कि मैं इस फर्म में फर्दर नहीं रहना चाहता, टू डिसॉल्व द फर्म. राइट. सो पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर जो कि नोटिस दे रहा है टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन, कि मुझे इस फर्म में फर्दर नहीं रहना. और जो आप वो नोटिस दोगे दैट मस्ट बी इन क्लियर लैंग्वेज. आपको वो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर रखनी है, यूनैम्बिगस लैंग्वेज होनी चाहिए. फेक या कुछ भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो क्लियर ना हो पाए. सिंपल टर्म्स में लिखना है दैट आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप एंड आई डोंट वांट टू कैरी फर्दर दिस. देन दिस डिसोल्यूशन अंडर दिस सेक्शन विल बी वैलिड. ये अगर कोई भी पार्टनर फर्म में इंसेन हो, सपोज कीजिए इंसेन है, वहां पर ये डिसोल्यूशन वैलिड होता है इवन दो वन ऑफ दी पार्टनर्स, मीन्स जितने भी पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में, अगर उनमें से कोई एक इंसेन भी होगा ना बच्चे, इंसेन मीन्स नॉट इन द सेन मैनर, नॉट इन हिज प्रॉपर मैनर, तो इंसेन होने के बावजूद भी अगर पार्टनर्स को नोटिस पहुंचा दिया गया है अपनी इंटेंशन का कि मुझे इस पार्टनरशिप में फर्दर नहीं रहना, तो वो वैलिड नोटिस ही माना जाता है. आप ये रीजन नहीं लोगे कि कोई पार्टनर सेन इंसेन था या वो इस कंडीशन में नहीं था कि नोटिस को रीड कर पाए. नो, दैट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर. Then notice for the dissolution cannot be withdrawn unless the other parties agree to the same. Means अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर गए हैं कि ठीक है आपने नोटिस दे दिया था उसको वापस ले लो और हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं, तो ठीक है. वरना अदरवाइज अगर कोई भी पार्टनर अपना डिसएग्रीमेंट दे रहा है तो आप नोटिस को विड्रॉ नहीं कर सकते. एक बार नोटिस दे दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग योर इंटेंशन. ऑल राइट बच्चे, नेक्स्ट थिंग, नोटिस फॉर डिसोल्यूशन जो होता है ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है. स्टैट्यूटरी मीन्स
कि इसको कंपल्सरीली आपको करना ही पड़ेगा। हमारी स्टेट ये बताती है कि अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो उससे अलग होने का एकमात्र रास्ता है कि आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली thing you can do if you want to outgo from the partnership at will, right? So this is the statutory requirement and therefore it has to be satisfied at any cost. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मैम नोटिस दे दिया है तो किस डेट से ये माना जाए कि पार्टनर जो है इस पार्टनरशिप से अलग हो गया है या पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। सो हेयर वी विल स्टडी व्हाट इज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए बच्चे, डेट ऑफ डिसोल्यूशन होती है अ फर्म विल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से डिसॉल्व हो गई, फ्रॉम द डेट जिस दिन, जो कि डेट मेंशन्ड है किस चीज में, नोटिस में, right? The date that is mentioned in the notice, that date will be taken as the date on which the firm gets dissolved. अब बात ये भी हो सकती है कि कोई डेट नोटिस में मेंशन ही ना हो। इफ नो सच डेट इज मेंशन्ड, अगर कोई भी ऐसी डेट मेंशन नहीं है, देन द डिसोल्यूशन विल बी टेकन प्लेस, किस दिन से होगा बताइए? इट विल टेक प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, मीन्स जिस दिन भी आपने नोटिस दूसरे पर्सन की नॉलेज में डाल दिया उस दिन से ही उस डेट को मान लिया जाएगा कि फर्म आज से डिसॉल्व हो चुकी है। सो इफ नो सच डेट इज मेंशन्ड, देन द डिसोल्यूशन कौन से डेट को होगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, मीन्स आपने अपनी तरफ से जिस दिन नोटिस को भेज दिया वो डेट है। ऑल राइट, अब एक केस आता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट केस, बनारसी दास वर्सेस काशीराम। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में क्या था कि अगर कोई पार्टनर सपोज कीजिए अपनी पर्सनल विल या इंटेंशन से नोटिस नहीं देना चाहता, वो थ्रू कोर्ट अपना नोटिस पहुंचाना चाहता है, मीन्स उसके डिफेंडेंट्स के साथ इतने रिलेशंस खराब हो चुके हैं कि वो डायरेक्ट नोटिस नहीं देना चाहता, वो थ्रू कोर्ट बीच में इंटरफेरेंस चाह रहा है। तो इसमें क्या होगा, if the partners like to affect the dissolution, किस चीज के थ्रू, थ्रू दी कोर्ट, ओके, थ्रू लीगल, मतलब लीगली कोर्ट को बीच में लेकर आना चाह रहा है, थ्रू द कोर्ट, देन पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड व्हेन द जो नोटिस है, व्हेन द नोटिस इज सर्व्ड टू ऑल द डिफेंडेंट्स, जितने भी डिफेंडेंट्स को जब नोटिस पहुंच जाएगा उस दिन माना जाएगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी है। दस द जो डेट होगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन वुड बी द डेट ऑन विच लास्ट समन वाज सर्व्ड। ओके बच्चे, सपोज कीजिए पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ओके, ए जो है वो फर्म से अलग होना चाहता है, ए ने अप्रोच किया किसको, कोर्ट को, कोर्ट के थ्रू वो समन पहुंच जाते हैं बी सी डी को कि ए जो है आपके फर्दर पार्टनरशिप का पार्ट नहीं रहना चाहता और ये नोटिस उसके बिहाफ पर दिया जा रहा है और ये आपको मेंशन कर रहा है। तो सपोज कीजिए कोर्ट का जो नोटिस था वो बी को भी पहुंच गया, डी को भी पहुंच गया, लेकिन अभी सी का जो अप्रोच है वो थोड़ी दूर रहता है, उसको पहुंचने में समन अभी टाइम लग रहा है। तो जब तक सी को नहीं पहुंच जाएगा, ही विल बी द लास्ट डिपेंडेंट, उसको जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी बच्चे। सो दिस केस सेज दैट द लास्ट समन जब लास्ट डिफेंडेंट को पहुंचेगा वो डेट मानी जाती है डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑल राइट, ध्यान रहेगा केस। So with this we discussed section 43 in detail, how the dissolution of notice in partnership at will take place. I hope you understood and enjoyed today's session. In next session we will continue with section 44, that will be our last way through which partnership can be dissolved. Till then keep reading, keep following. Thank you.